हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल टेकर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को पता है कि हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लास चल रही है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 20 से 27 जुलाई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है हमारा पहला प्रश्न, बताइए। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, और इस कारगिल विजय दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी बताइए। मतलब क्यों मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। अच्छा, इसको 26 जुलाई को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999, तो भारत की विजय के रूप में इसको मनाया जाता है। कब हुआ था? 1999 में। क्यों हुआ था? भारत और पाकिस्तान की भारत और पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारत की विजय हुई थी। भारत की विजय हुई थी। इसके उपलक्ष्य में इस दिन को हम मनाते हैं। कब? 26 जुलाई को। इसमें भारत की विजय हुई थी। इसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनको नाकाम कर दिया था। इसलिए हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कब? 26 जुलाई को 1999 से। अब हम बात करें 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप सबको पता होगा, गणतंत्र दिवस। अच्छा, 3 दिवस को कौन सा दिवस मनाते हैं? बताइए 3 दिवस को। 3 दिवस की बात करें तो 3 दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। अगर दिवस की बात चल रही है तो हम जुलाई में जितने भी दिवस हुए हैं अब तक, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जुलाई में कौन कौन से दिवस हुए हम बात करते हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बताइए। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अच्छा, 3 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? और 6 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? और इसके बाद 9 जुलाई को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? और 13 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये सब दिवस हैं जो बताने हैं हमको। तो बताइए 13 जुलाई को कौन सा दिवस अगर हम बात करें दिवस के बारे में, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अच्छा, इसी के साथ 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व यूएफओ दिवस। विश्व यूएफओ दिवस। अच्छा, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अच्छा, 6 जुलाई को कौन से दिवस मनाते हैं? 6 जुलाई को हम 2 दिवस मनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको और वीडियो में भी बताया है। तो 6 जुलाई कौन सा? एक तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, जो कि अफ्रीका में बोली जाती है, अफ्रीका की प्रतीक माना जाता है विश्व किस्वाहिली को। तो एक दूसरा कौन सा दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। अच्छा, एक और दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को, वो कौन सा दिवस है? तो विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा? विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस। अच्छा, 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो एबीवीपी की स्थापना हुई थी 9 जुलाई को। किसकी? एबीवीपी की स्थापना। अच्छा, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो विश्व जनसंख्या दिवस। कब? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, 13 जुलाई को बताइए, 13 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 13 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व रॉक डे। कौन सा? विश्व रॉक डे। विश्व रॉक डे। अच्छा, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को मनाते हैं हम, बताइए 15 जुलाई को कौन सा? बताइए 15 जुलाई को कौन सा? विश्व 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। कब? 15 जुलाई को। तो ये सब दिवस है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो कारगिल विजय दिवस कब? 26 जनवरी को। सॉरी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और 3
दिवस को कौन 3 दिसंबर को कौन-सा 3 दिसंबर को कौन-सा दिवस मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। पढ़ते हैं इसी के साथ हम। आगे वन लाइनर क्वेश्चन है। एमसीक्यू के साथ-साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मिजोरम के लुंगफुल रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। यह राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने वाला मिजोरम का दूसरा स्थान बना है। कौन? लुंगफुन रोपई। दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप 3 से 10 अगस्त तक हैदराबाद में होगा। यह टूर्नामेंट पहले बिहार में होना था, लेकिन अब स्थान बदलकर हैदराबाद कर दिया गया है। इसमें 14 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 7वीं रैंक हासिल की। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने कुल 6 पदक जीते। इसमें 1998 के बाद पहली बार भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। गोवा सरकार ने एआई मिशन 2027 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शासन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जीपीयू क्षमता को बढ़ाना है। राज्य में करीब 350 आईटी स्टार्टअप और कंपनियां सक्रिय हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, बाई विच ईयर विल इंडिया सरप्राइज जापान एंड जर्मनी टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो मॉर्गन स्टैनली जो रिपोर्ट है, इसकी जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी है ये, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है, वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी अभी हाल ही में 23 जुलाई को इसकी रिपोर्ट जारी की है इसने अपनी। कब? 23 जुलाई को। कब रिपोर्ट जारी की है इसने? 23 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी की है। कब? 23 जुलाई को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस कंपनी के अनुसार, मतलब मॉर्गन जो स्टैनली कंपनी है, इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान और जर्मनी को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2025, 2026, 2027 या फिर 2028? तो मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी है, उसके अनुसार भारत 2028 तक जापान और जर्मनी को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तथा इसने ये भी बोला है कि 2035 तक भारत की जो जीडीपी है, 2035 तक भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी 4.19 से बढ़कर 4.19 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर डॉलर से बढ़कर 10.6 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। इसने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 2028 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर, मतलब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी विश्व में, तथा 2035 तक भारत की जीडीपी जो कि 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, उससे बढ़कर 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक इसकी जीडीपी हो जाएगी। अभी हाल ही में आईएमएफ जो होता है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भी अपनी मतलब रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भी भारत, उसने भी बोला है कि भारत, उसने क्या बोला है आईएमएफ की रिपोर्ट में, भारत, उसने बोला है आईएमएफ की रिपोर्ट में कि भारत जो कि 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर, मतलब तीसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार। मैं लिख देता हूँ। आईएमएफ रिपोर्ट अनुसार अनुसार भारत 2025 में, कब? 2025 में जापान को पीछे छोड़कर, जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन नीति, जो अपना नीति आयोग ने, उसने, उसके अनुसार भारत मतलब जापान को पीछे छोड़ चुका है और भारत अपना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों के साथ। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पू जॉर्जिया में चल रहे फिडे विमेन वर्ल्ड कप में के सेमीफाइनल में पहुंची। वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है।
उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन के सांग युक्सिन को हराया। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाने का कार्य शुरू किया। यह बांध करीब 12 लाख करोड़ रुपए की लागत से तिब्बत के चांगची शहर में बनाया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया तथा सेनेगल ऐसा करने वाला दुनिया का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है। अब यहाँ यह बीमारी लोगों की सेहत के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रही। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया। यह खिताब एसबीआई को ग्राहक जुड़ाव, डिजिटल परिवर्तन और व्यापक पहुंच पर फोकस के लिए मिला है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इन विच इवेंट डिड इंडियन एथलीट मुरली श्री मुरली श्रीशंकर रिसेंटली विन अ गोल्ड मेडल इन लॉन्ग जंप? तो भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने कौन सी प्रतियोगिता हुई है जो अभी इसमें लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेल, या फिर मीटिंग माया, या फिर डायमंड लीग, या फिर कॉमनवेल्थ गेम? तो अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई थी, मीटिंग माया प्रतियोगिता हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी? पुर्तगाल में। कौन सी प्रतियोगिता? मीटिंग माया 2025 जो प्रतियोगिता है वो पुर्तगाल में हुई थी। पुर्तगाल के माइया में हुई थी। कहाँ पे? पुर्तगाल के माइया में हुई थी यह प्रतियोगिता। इसमें भारत के जो एथलीट हैं मुरली श्रीशंकर, उन्होंने लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें लंबी कूद में, अब लंबी कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इन्होंने लंबी कूद कितनी कूदी है? इनकी लंबी कूद कितनी थी? 7.75 मीटर। कितनी? 7.75 मीटर। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने पोलैंड के खिलाड़ी को हराया। किसको हराया? पोलैंड के खिलाड़ी, जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं, पोलैंड के खिलाड़ी। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन रहा? कौन सा देश रहा? तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया है? पोलैंड के खिलाड़ी को हराया है। तीसरे नंबर पर कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। इनकी बात करें हम मुरली श्रीशंकर की, तो इन्होंने 2022 में हांगजो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता तथा 2023 के पेरिस डायमंड लीग में ये तीसरे स्थान पर इन्होंने हासिल किया है। किसने? मुरली श्रीशंकर ने। पढ़ते हैं इसी के साथ। कौन सी प्रतियोगिता? तो मीटिंग माया 2025। भारत ने 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फिडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। इसमें 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। टॉप 3 खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होंगे, जो वर्ल्ड चेस चैंपियंस का तय करेंगे। फिल्म डायरेक्टर चंद बरौट की बात करें तो इनका 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उन्होंने 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का निर्देशन भी किया था। भारत की दिव्या देशमुख, जो कि फिडे महिला शतरंज विश्व कप चैंपियंस में फाइनल में पहुंची। जॉर्जिया में हुए सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की तान झोंगई को हराया तथा फाइनल में पहुंचने वाली वे पहली भारतीय है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण को समुद्र प्रचेत तटरक्षक बल को सौंपा। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री है। यह तेल रिसाव जैसी घटनाओं पर कार्रवाई में मदद करेगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के साथ। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अपना त्यागपत्र किसे सौंपा? Whom did Jagdeep Dhankhar submit his resignation from the first post of vice president? तो जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। वो किसको सौंपा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी को? अभी हाल ही में 14 जुलाई को, कब? 14 जुलाई को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने अपना 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना त्यागपत्र दे दिया है। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि अपनी राष्ट्रपति हैं, उनको अपना त्यागपत्र दिया है। जगदीप धनखड़ की बात करें, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से? 14वें उपराष्ट्रपति थे। तथा इसी के साथ साथ वो बीवी गिरी और भैरव सिंह जो उपराष्ट्रपति थे, उनके मतलब बीवी सिंह और भैरव सिंह जो उपराष्ट्र, और तथा जगदीप धनखड़, ऐसे तीसरे मतलब व्यक्ति बने हैं, उपराष्ट्रपति हैं ये, जो कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। किसने? जगदीप धनखड़ जी ने। पढ़ते हैं इसी के साथ। भारत 5 साल बाद फिर से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू करेगा। कोविड के कारण 2020 में यह सेवा बंद कर दी गई थी। अब चीनी नागरिकों को टूरिज्म वीजा सहित 11 अन्य वीजा भी मिलेंगे। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पिछले 10 सालों में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1.05 लाख से बढ़कर 1.55 लाख हो गई है। वहीं टीवी चैनलों की संख्या 821 से बढ़कर 908 तक पहुंच गई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रेवल लीजर की टॉप 10 एयरपोर्ट लिस्ट में 9वें स्थान पर रहा। यह लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का इकलौता एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने वाला
मिग 21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। इसे 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। पोलाक एमरे और बर्गा जोनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ था? पोलाक एमरे और बर्गा जोनस की बात करें, इन विच कंट्री कैपिटल वाज पोलाक एमरे एंड बर्गा जोनस मेमोरियल रेसलिंग टूर्नामेंट 2025 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, हंगरी में, जर्मनी में या पोलैंड में? तो पोलाक एमरे और बर्गा जोनस टूर्नामेंट की मेमोरियल टूर्नामेंट जो है, इसकी बात करें तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, ये पहले तो ये बताना है हमको। तो 17 से 20 जुलाई तक। कब से कब तक? 17 से 20 जुलाई तक। कब हुआ था ये पोला केम्ब्रे और बर्गा जोनस मेमोरियल? 17 से 20 जुलाई तक। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था ये बताना है हमें। तो हंगरी की राजधानी कहाँ पे? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहाँ पे हुआ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहाँ पे? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कब हुआ था? 17 से 20 जुलाई। इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 पॉइंट, इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने, भारत ने 3 स्वर्ण तथा 3 रजत तथा 4 कांस्य पदक जीते। कितने? 3 स्वर्ण तथा 3 रजत तथा 4 कांस्य पदक जीते। टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे? 10 पदक जीते थे इसमें। कितने जीते थे? टोटल भारत ने 10 पदक जीते। इस वर्ष रेसलिंग रैंकिंग श्रृंखला की किसी भी प्रतियोगिता में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक था। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला पदक की बात करें तो भारत के पहला पदक किसने जीता था? भारत के लिए पहला पदक सुजीत ने जीता। किसने? सुजीत ने जीता। अगर इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने इन्होंने यूरोपीय विजेता, 4 बार के जो यूरोपीय विजेता थे, कौन? अजरबैजान के रहीम जादे। कौन? अजरबैजान के रहीम जादे को इन्होंने हराया। 4 बार जो यूरोपीय विजेता रह चुके हैं रहीम जादे, इनको हराया था। तो पोला केमरे और बर्गा जॉनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी की कैपिटल क्या है बताना है, तो जर्मनी की बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल यूरो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। वे 2019 में आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। अब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पर काम करेंगी। केंद्र सरकार ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। इस पर भारत और ब्रिटिश पीएम की मौजूदगी में लंदन में हस्ताक्षर होंगे। लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर तक पहुंचे। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दी है। यह फैसला युवा सशक्तिकरण के लिए लिया गया है। तमिलनाडु सरकार अल्लामनाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनाएगी। इसके तहत पश्चिमी घाट की 4 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। भारतीय रचनात्मक रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के पहले परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें, इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में। तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनॉर्गेटेड? तो इसके बारे में बताना है, इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया। अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, तो 19 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। कब? 19 जुलाई को। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 19 जुलाई को। अच्छा, इसके उद्घाटन की बात करें तो इसके उद्घाटन किसने किसने किया था? भारत के जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, कौन सा सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री? कौन? अश्वनी वैष्णव। तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। कब किया था? 19 जुलाई को किया था। इसको, जो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी है, इसको आईआईएम और आईआईटी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। किसके तौर पर? आईआईएम तथा आईआईटी की तर्ज पर। आईआईएम तथा आईआईटी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्य की बात करें तो एबीजीसी एक्सआर। क्या? एबीजीसी
एक्सआर। इसका मतलब क्या है? इसके लक्ष्य के इसका मतलब क्या है? एबीजीसी एसआर के लक्ष्य बताइए। एबीजीसी एस एक्सआर जो लक्ष्य है, इसका क्या मतलब है एबीजीसी का मतलब? एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, क्या? एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स कॉमिक्स, क्या? ग्राफिक्स कॉमिक्स, ग्राफिक्स कॉमिक्स और क्या है इसका मतलब बताइए? एक्सटेंड रियलिटी, क्या? एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी। इस क्षेत्र में मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को, मतलब प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एबीजीसी एक्सआर के। तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है आईआईसीटी का उद्घाटन? तो मुंबई में हुआ है। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। अच्छा, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, तो महाराष्ट्र की बताइए लोक नृत्य कौन कौन से महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य की हम बात करें तो महाराष्ट्र में लेजिम होता है, लावड़ी होता है, तमाशा होता है, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अच्छा, पुणे को क्या कहा जाता है? पुणे को दक्कन का पठार, पुणे को मतलब क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है पुणे को। दिल्ली को क्या कहा जाता है? शहरों का शहर या फिर रैलियों का शहर भी दिल्ली को कहा जाता है। अच्छा, बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्या? भारत की सिलिकॉन वैली। हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। यह संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी आईओसीओएल में स्थापित होगा और हर साल 10,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगा। केंद्र ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना एसएएससीआई शुरू की है। इस योजना के तहत इन स्थलों का विकास, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। अमेरिका ने 2026 से यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। 2017 में ट्रंप सरकार ने भी ऐसा किया था, जैसे बाद में बाइडेन सरकार ने प्रशासन ने पलट दिया। अभी दुनिया भर में यूनेस्को में 194 देश शामिल हैं। मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSIS प्राइज 2025 में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए सम्मान मिला। यह ऐप स्थानीय भाषा में पंचायतों को डिजिटल बना रहा है। अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन विच वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? जैसे मोहम्मद, द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फ्रंट या फिर अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट। तो अमेरिका ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट को, मतलब जो कि टीआरएफ, इसको हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका में इसकी घोषणा कब की थी? किसने की है इसकी घोषणा? तो इसकी घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री, किसने? अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसकी घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो। कौन? मार्क रूबियो ने इसकी घोषणा की है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये घोषणा की है, मार्क रूबियो ने, कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ की बात करें, ये 2019 से चलाया जा रहा है तथा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने टीआरएफ को लश्कर ए तैयब का मुखौटा भी बताया है। ये 2019 से चलाया जा रहा है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें टीआरएफ के, तो पाकिस्तान का मुरीद के इसका हेडक्वार्टर है। कौन? पाकिस्तान का मुरीद के। तो अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट। कौन था? द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, टीआरएफ को। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में 70% नई नौकरियां बनेंगी। 2050 तक शहरी आबादी 95 करोड़ से होने की संभावना है, जिसके लिए 2070 तक 14 करोड़ नए घर चाहिए होंगे। भारत की दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। जॉर्जिया में हुए सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की तान झोंगई को हराया। फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रक्षेत्र तटरक्षक बल को सौंपा। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री है। यह तेल रिसाव जैसी घटनाओं पर कार्रवाई में मदद करेगा। भारत 5 साल बाद फिर से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू करेगा। कोविड के कारण 2020 में यह सेवा बंद कर दी गई थी। अब चीनी नागरिकों को टूरिज्म वीजा सहित 11 अन्य वीजा मिलेंगे।
हल्क होगन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? हल्क होगन वाज फेमस इन विच फील्ड? तो हल्क होगन के बारे में बताना, ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है हल्क होगन जी का। तो ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? क्रिकेट से, हॉलीवुड फिल्मों से, कुश्ती से या फिर फुटबॉल से? हल्क होगन की बात करें तो ये रेसलिंग की दुनिया का जाना माना नाम है। कौन? हल्क होगन। रेसलिंग की दुनिया का जाना माना नाम है। इनका अभी हाल ही में 24 जुलाई को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। कब? 24 जुलाई को। 24 जुलाई को 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये रेसलिंग की दुनिया का जाना माना नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने रेसलिंग की दुनिया को नई ऊंचाइयां दी तथा यह 2 बार के WWE के हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। क्या? WWE के 2 बार के हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। हॉल ऑफ फेम। तथा 6 बार WWE के चैंपियन भी रह चुके हैं। 6 बार WWE के चैंपियन भी रह चुके हैं। 6 बार WWE के चैंपियन रह चुके हैं तथा 8 रेसलमिया मुख्य आयोजन के प्रमुख चेहरा भी रह चुके हैं ये। कौन? हल्क होगन। बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पिछले 10 सालों में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1.05 लाख से लेकर 1.55 लाख हो गई है। वही टीवी चैनलों की संख्या 821 से बढ़कर 908 तक पहुंच गई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रेवल लीजर की टॉप 10 एयरपोर्ट लिस्ट में 9वें स्थान पर रहा। यह लिस्ट में शामिल होना भारत की इकलौता एयरपोर्ट है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का ऐलान कर दिया है तथा इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले मंत्री बन गए। इंदिरा गांधी जी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी, मतलब ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री है जो मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर बात करें अभी तक, तो सबसे ज्यादा लंबे समय रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि 6126 दिन है। बढ़ते हैं इसी के साथ। नासा का ट्रेसर्स मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो नासा का ट्रेसर्स मिशन बताना है अपन को, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, या फिर मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए, या फिर चंद्रमा की सतह पर जल की खोज करने के लिए। ट्रेसर्स मिशन की बात करें तो पहले तो ट्रेसर्स मिशन होता क्या है? ट्रेसर्स मिशन क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं हम। ट्रेसर्स मिशन क्या है, फिर इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ट्रेसर मिशन की फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेसर मिशन की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये बताइए, ट्रेसर्स मिशन की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेसर्स की बात कर ले तो रिकनेक्शन टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनिसेंस सैटेलाइट। क्या है? ट्रेसर्स की फुल फॉर्म की बात करो, टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनिसेंस सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है। इसको किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया इसके बारे में बताना। पहली बात तो इस मिशन को कैलिफोर्निया के जो बैडनगर स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहां से इसको फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसकी उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इस मिशन को 2 छोटे उपग्रह शामिल है इस मिशन में, जो कि एक दूसरे की तरफ उड़ते हुए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए मतलब इसको भेज लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने आंध्रा के कुरनूलों में यूएवी लॉन्च्ड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल बीयू का परीक्षण किया। यह मिसाइल सटीकता के साथ हवा से सतह पर मार कर सकती है, जिसे नाइट डे ऑपरेशन दोनों के लिए तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता गीतांजलि श्री की किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को इंग्लिश पेन ट्रांसलेट्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। डेजी रॉकवेल ने हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। भारत यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो 3 साल में 14 राउंड की बात के बाद हुआ। इससे देश के 99% सामान यूके 0% तथा टैरिफ पर निर्यात होंगे तथा यूके के 99% सामान 3% टैरिफ पर भारत आएंगे। अगर हम बात करें WWE के दिग्गज हल्क होगन की,
71 साल की उम्र में फ्लोरिडा में इनका निधन हुआ है। वे 6 बार के डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन तथा 2 बार के रॉयल रंबल के विजेता भी रहे हैं तथा 1980 के दशक में डब्ल्यूडब्ल्यूई को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका बहुत अहम योगदान था। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? चाइना वाज स्टार्ट बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इन ऑन विच रिवर? तो यांगजे, ब्रह्मपुत्र, यारलुंग सांगपे या फिर मेकोंग? ये चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? तो यारलुंग सांगपे पे। इस पे यारलुंग सांगपे। ये तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपे है, जो कि भारत में आके इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है तथा बांग्लादेश में अलग हो जाता है इसका नाम। तो किस पे? यारलुंग सांगपे दुनिया का सबसे बड़ा डैम जल विद्युत परियोजना रहेगी। यह इस निर्माण की बात करें, इस परियोजना के पर्यावरणीय और भू राजनीतिक चिंताओं का जन्म दे रहा है यह बांध। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। यह लक्ष्य 2030 तक का था। 2014 में मिश्रण 1.5% था, जो 2025 में 20% हो गया और 11 वर्षों में करीब 13 गुना अधिक वृद्धि हो जाएगी इसमें। सरकार ने अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। वे पहले वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव थे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। असम सरकार ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है, युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तथा 2035 तक इसका आकार 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। ये लास्ट क्लास के रिवीजन के क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। जुलाई को कौन ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा रह गया। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट डीएसपी, जिसे हाल ही में 8 जुलाई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस निस्तार। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश नामीबिया। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब का किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिन्नर ने। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसए प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल का बना है। महाराष्ट्र के सतारा की किस अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे जी को। भारत की किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को उड़ीसा के तट के पास सफल परीक्षण किया? तो अस्त्र का किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? तो बिहार ने। टेलिस्मन सबरे 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में भारत के अलावा प्रमुख नेतृत्व किस देश के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। आज की प्रमुख खबर है 26 जुलाई। भारत आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 1999 पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत की विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए नया शिक्षा बजट प्रारूप किया है, जिसका फोकस स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग पर है। आज की कानूनी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को कार्रवाई की रिपोर्ट 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के लिए नियमों में सुधार करने की सिफारिश की है। दुर्घटनाएं कुछ। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत और कई लापता। बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र के थाने में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 3 मजदूर घायल। जांच शुरू। आज के मनोरंजन समाचार। अभिनेता रणबीर कपूर की नई फिल्म वॉरियर का ट्रेलर रिलीज हुआ। दर्शकों से मिल रही है शानदार प्रतिक्रिया तथा गायिका नेहा कक्कड़ ने अपना नया एल्बम इमोशनल बीट्स लॉन्च किया। आज के रक्षा समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सेना के जवानों को संबोधित किया और नई आधुनिक हथियार प्रणाली का प्रदर्शन देखा तथा डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंजन की सफल टेस्टिंग की, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में इजाफा हुआ है। आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूएन महासचिव ने गाजा में चल रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई और तत्काल संघर्ष विराम की मांग की तथा रूस ने नए सैंड ड्रोन अलार्म 15 की पहली खेप सेना को सौंप दी है। आज के विश्व समाचार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नया उम्मीदवार घोषित किया तथा जापान में भूकंप के हल्के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2, कोई जनहानि नहीं हुई है। आज के खेल समाचार। पेरिस ओलंपिक 2025 के लिए भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह। सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के बारे में कुछ था। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक किस है? क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। आज का जीके टुडे, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के जन्मे व्यक्ति अभिनेता जैकी श्रॉफ 1957 हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं ये। और के विजय कुमार की बात करें तो तमिलनाडु के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जो वीरप्पन एनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? के विजय कुमार। आज के लिए स्वास्थ्य सुझाव आज के लिए इतना ही। ये आपकी हेल्थ के लिए। तो हम डेली आपकी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ स्वास्थ्य सुझाव हैं जो आप अपने जीवन में बिल्कुल आजमाइए। तो आज के स्वास्थ्य सुझाव क्या है? मानसून में जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए उबला या फिल्टर पानी पिएं। हल्की एक्सरसाइज और संतुलित भोजन से प्रेरित प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करें अपनी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर सी सेक्टर इंदुपुरी भोपाल में। अगर आप हमसे बैच अगर आप कोई बैच के बारे में पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप हमारी संस्था। बाकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। थैंक यू।